बलरामपुर नाम के गांव में एक दिन एक दूसरे शहर से आदमी आता है। वो देखता है कि कोई ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में आदमी बैठकर घूम रहा है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए एक आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताने लगता है कि वो गांव के अमीर जमींदार किशोरी लाल है। वो बहुत घमंडी था और गांव के लोगों को धोखा देकर उनसे उनकी जमीन हड़प लेता था, जिस वजह से गांव वाले उस जमींदार से बड़ा परेशान रहते थे। गांव में लल्लन नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था और उसके माँ बाप गांव में खेती करते थे। लेकिन इस साल बारिश ना होने की वजह से गांव में बहुत अकाल पड़ गया था, जिस वजह से कोई भी खेती नहीं कर सका। लल्लन के पिताजी भी कर्जा लेकर ही खेती करते थे, जिस वजह से किशोरी लाल लल्लन के पिताजी से कर्जा वसूलने एक दिन उनके घर आया। देखो हरिया, साल होने को आया है। तुमने जो कर्जा लिया था उसका असल तो छोड़ो, ब्याज भी अभी तक नहीं दिया तुमने मुझे। मालिक, आप तो जानते हैं इस साल बारिश ना होने की वजह से मैं ही क्या कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर सका। अब आप ही बताइए फिर कहाँ से मैं आपका कर्जा लौटाऊं? वो सब मैं नहीं जानता। अगर मुझे मेरा कर्जा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ये खेत हथिया लूंगा कायदे से और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर किशोरीलाल वहां से चला जाता है और इधर हरिया परेशान होता है कि आखिर वो जमींदार का कर्जा देकर कैसे अपनी जमीन बचाए। ये सब उनका बेटा लल्लन देखता रहता है। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि उसके पिताजी समस्या में हैं। वो एक तरकीब सोचता है और अपने मौसा जी से जाकर मिलता है, जो पास ही के एक गांव में रहते थे। लल्लन उनसे कहता है, मौसा जी, पिताजी बहुत परेशानी में है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? कैसी परेशानी है लल्लन बेटा, जरा मुझे बताओ। मौसा जी, हमारे गांव के जमींदार से पापा ने कर्जा लिया था, जो जमींदार को ब्याज के साथ अब वापस चाहिए। लेकिन पिताजी वो कर्जा अभी वापस नहीं दे सकते, जिस वजह से जमींदार ने हमारी सारी जमीन हड़पने की बात कही है। अच्छा, लेकिन लल्लन बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास भी तो पैसे नहीं है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने एक योजना बनाई है, बस उसमें आपकी मदद चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा बोलकर लल्लन मौसा जी से सारी बात बताता है और वापस घर चला आता है। दूसरे दिन गांव में एक योगी बाबा आता है और वो सीधे जमींदार के घर जाता है। जमींदार उसे देखकर पूछता है, अरे तुम कौन हो बाबा, और मेरे घर पर क्यों आए? घोर पाप लग रहा है तुम्हें। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो विनाश ही विनाश है तुम्हारे जीवन में कल से। ऐसा क्या हुआ बाबा? मैं इस विनाश से कैसे बच सकता हूँ? इस विनाश से तुम बच सकते हो अगर तुम मेरी बात मानते हो तो। मैं आपकी हर बात मानूंगा बाबा। जिस जमीन के लिए तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है, उस जमीन का पाप तुम्हें लगा है और उस जमीन पर तुम अब पैर नहीं रख सकते। अगर तुमने जमीन पर पैर रखने की हिम्मत करी तो तुम भी उस जमीन के जैसे ही मिट्टी में बदल जाओगे। इसलिए तुम्हें अब सारी जिंदगी पानी में ही रहना होगा और वो जमीन उन्हें वापस लौटानी होगी। ये बात बोलकर बाबा वहां से चला जाता है और इधर जमींदार डर के मारे जमीन पर पैर भी नहीं रखता। वो सोचता है कि वो काम कैसे करे। तभी उसे अपना ट्रैक्टर दिखता है। उस ट्रैक्टर में वो स्विमिंग पूल बनवाता है और जाकर उसमें बैठ जाता है और एक लाउडस्पीकर लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। सुनो गांव वालों, जिन जिन लोगों की जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है, वो आकर मुझसे कागजात लेकर जाओ और मुफ्त में ही मुझसे कर्जा लेकर अपनी अपनी खेती बाड़ी करो। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते वो हरिया के घर की तरफ भी जाता है और हरिया से कहता है, ये लो हरिया, तुम्हारी जमीन के कागजात ले लो और अब तो तुम्हें कर्जा वापस देने की भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी खेती बाड़ी खुशी से कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस तरह से लल्लन और उसके मौसा जी मिलकर जमींदार को सबक सिखाते हैं और बेचारा जमींदार हमेशा के लिए पानी में संन्यास लेकर ट्रैक्टर स्विमिंग पूल बाबा बनकर गांव गांव में घूमता रहता है। बुंदेलखंड नाम के एक गांव में
विराज नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। विराज एक मैकेनिक था जो गांव में ही एक गैराज में काम करता था। उसके साथ उसके दो दोस्त पुष्पिंदर और सुरिंदर भी काम करते थे। विराज रोज सवेरे नाश्ता करके दोपहर का खाना लेकर काम पर जाता था। एक दिन सुमन विराज को नाश्ते में समोसा देती है। विराज वो खाते हुए कहता है, अरे वाह, ये कौन सा समोसा है सुमन? आज तक इतना बढ़िया समोसा मैंने नहीं खाया। अजी क्या बात कर रहे हो? ये समोसा तो हमेशा के जैसे ही बनाया है। नहीं नहीं सुमन, आज के समोसे में कुछ अलग ही बात है, कुछ तो नया है इसमें। अच्छा, तो आपने पकड़ ही लिया। दरअसल कल रात बचा हुआ चिकन मैंने समोसे में डाला और चिकन समोसा बनाया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है सुमन, तुम्हारी कलाकारी ने कमाल किया। एक काम करो, अगर कुछ चिकन समोसे बचे हो तो मुझे डिब्बे में देना, आज दोस्तों को भी खिलाऊंगा। सुमन विराज को डिब्बे में कुछ चिकन समोसे देती है और विराज काम पर निकल जाता है। दोपहर खाने के समय अपने दोस्त और मालिक को भी वो चिकन समोसे देता है। सभी चिकन समोसे खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तभी विराज का मालिक कहता है, अरे विराज, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या कमाल के चिकन समोसे बनाए हैं, वाह वाह, खाकर मजा आ गया। आगे भी कभी बनाओगे तो मेरे लिए जरूर लाना। मालिक के बाद पुष्पिंदर और सुरिंदर भी चिकन समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। शाम होती है, विराज घर आता है और सुमन से कहता है, अरे पता है सुमन, आज तुम्हारे चिकन समोसे की तो बहुत तारीफ हुई है। अब मुझे हमेशा टिफिन में चिकन समोसे ही दिया करो। अच्छा जी, अगर रोज रोज टिफिन में चिकन समोसे दिया करूंगी तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए हफ्ते में 2 बार तो भी चिकन समोसे बना कर दूंगी। ऐसे ही सुमन विराज को हफ्ते में 2 बार चिकन समोसे देती है। लेकिन जब भी वो चिकन समोसे लेकर जाता तो टिफिन से चिकन समोसे गायब रहते। विराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिकन समोसे कहाँ गायब हो रहे थे। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराज सुमन से कहता है, अरे सुमन सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? तुम जो चिकन समोसे देती थी वो ना जाने कैसे टिफिन से गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। सुमन थोड़ा सोचती है और कहती है, सुनिए, मैं कल आपको फिर से चिकन समोसे दूंगी, लेकिन इस बार चिकन समोसे में मैं जमाल गोटा डालूंगी और ऐसा काला रंग डालूंगी कि जिसे खाने के बाद उसका मुंह काला काला हो जाएगा। उससे पता ही चल जाएगा कि चिकन समोसे कौन चुरा रहा है। दूसरे दिन सुमन विराज को कहे मुताबिक चिकन समोसे देती है, जिसमें जमाल गोटा और काला रंग मिलाया रहता है। विराज काम पर जाता है और जैसे ही दोपहर की छुट्टी होती है, विराज देखता है कि चिकन समोसे गायब है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि सुरिंदर पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाय रे मेरा पेट, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे हाय रे। विराज उसके पास आता है और सुरिंदर को पेट दर्द से कराहते हुए देखता है। तभी विराज की नजर सुरिंदर की जुबान पर पड़ती है, जो पूरी तरह काली होकर रहती है। ये देखकर विराज कहता है, अच्छा बेटा सुरिंदर, तो चिकन समोसा चोर तुम हो। तभी सुरिंदर कहता है, अरे मुझे माफ कर मेरे भाई, मुझसे गलती हुई। क्या करूं, चिकन समोसा था ही इतना स्वादिष्ट कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए जब भी तुम टिफिन में चिकन समोसे लेकर आते थे, मैं ही उसे चुराता था। अब मुझे माफ करो और कृपया करके इस पेट दर्द से बचा मेरे भाई। विराज उसे कराहते हुए देख उसे माफ कर देता है और उसे एक दवाई देकर दूसरे दिन उसे खुशी से चिकन समोसा खिलाता है। सुदर्शन नाम का एक आदमी मधुपुर में रहता था। वो सब्जियां बेचता था। पूरे दिन वो अपना ठेला लेकर गांव में ही सब्जियां बेचता था। सब्जियां बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। एक दिन वो अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने जा रहा था। आलू ले लो, कांदा
ले लो। हे भगवान, सुबह से ना एक आलू बिका, ना ही बिका आधा कांदा। अब मैं क्या करूं? काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सुदर्शन को एक भी कस्टमर नहीं मिलता और वो थक कर एक जगह पर अपना ठेला लगाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक जमींदार का लड़का अपनी कार से उस ठेले को आकर उड़ा देता है। उसमें सुदर्शन का ठेला पूरी तरह से टूट जाता है और सब्जियों का भी काफी नुकसान हो जाता है। सुदर्शन कहता है, अरे भाई, कैसे गाड़ी चला रहे हो? जरा देख कर चलाओ ना। ये देखो, अब मेरा कितना नुकसान हो गया है। अरे मैंने क्या किया? तूने ही ये ठेला रास्ते पर रख दिया। अब बताओ मैं गाड़ी कहाँ चलाऊंगा? फुटपाथ पे? चल जावे जा, निकल यहाँ से। बेचारा सुदर्शन नाराज होकर अपना ठेला लेकर गराज जाता है। वहां पर मैकेनिक को सारी बातें बताता है। तभी मैकेनिक कहता है, अरे सुदर्शन, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम्हारे फायदे की है। हाँ हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो। आजकल के जमाने में सब हाईटेक हो गया है। लोग अभी बाजार नहीं जाते, उनको घर में ही डिलीवरी मिलती है। अच्छा, तो ये सब मैं कैसे करूंगा? देखो सुदर्शन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस ठेले को एक कार में बदल कर दूंगा और इसका आकार भी किसी सब्जी का ही रखूंगा। इससे यह होगा कि तुम सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि दूसरी गांव में भी सब्जियां बेच सकोगे और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा। क्या कहते हो? क्या सही में ऐसा हो सकता है? तो एक काम करना, सब्जी का आकार देते वक्त टमाटर का आकार देना, वो भी लाल लाल। कुछ ही दिनों के बाद सुदर्शन गराज आता है और अपनी टमाटर कार को देखकर बहुत खुश होता है। वो कार लेकर घर आता है और उसमें सारी सब्जियां सजा कर रखता है और टमाटर कार पर होम डिलीवरी के साथ अपना नंबर भी लिख देता है। कार लेकर वो गांव के चौराहे पर जाता है। उसकी लाल लाल टमाटर के जैसी कार देखकर लोग बड़े ही चाव से देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी कार के पास लोग आने शुरू होते हैं और उसकी काफी सारी सब्जियां बिकने लगती हैं। इस तरह से सुदर्शन की टमाटर कार का बिजनेस शुरू हो जाता है। फिर रोज वो इसी तरह से पूरे गांव में टमाटर कार पर सब्जियां बेचने लगता है। तभी एक दिन उसे एक फोन आता है। हेलो, टमाटर कार सब्जियां बेचने वाला बोल रहा हूँ। अरे भाई सुनो, क्या तुम जल्दी से जल्दी पास के कुलथारा गांव में 50 किलो टमाटर दे सकते हो? जी हाँ, लेकिन चार्जेस होंगे साहब। ठीक है, गांव में जमींदार की यहाँ शादी में टमाटर खत्म हो गए हैं, इसलिए जरा जल्दी से लेकर आना। सुदर्शन जल्दी से 50 किलो टमाटर लेकर तेजी से टमाटर कार से गांव के जमींदार के यहाँ पहुंचता है। वहां पर शादी चल रही होती है और टमाटर खत्म हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरह से टमाटर कार की मदद से सुदर्शन जमींदार के यहाँ टमाटर पहुंचाता है, ये देखकर जमींदार भी बहुत खुश होता है और वो आसपास के सारे गांव में सब्जियां पहुंचाने का ठेका सुदर्शन को ही देता है। कृष्णापुर नाम के गांव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। विजय एक भुलक्कड़ आदमी था। उसे कोई भी काम बीच में ही भूल जाने की आदत थी, जिस वजह से लोग भी उसे भुलक्कड़ विजू कहते थे। विजय के पास एक जायंट रोड रोलर था। जायंट होने के कारण उसे बहुत काम मिलता था। रोड रोलर से वो खेत की ज़मीन को लेवल करना और इमारत गिराना और बड़े पेड़ को तोड़ना जैसे काम करता था। एक दिन पास के गांव का एक आदमी विजय के घर में आता है और विजय से कहता है, अरे विजय सुनो, पास के गांव में मेरा एक पुराना गोदाम है जो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। मैं उसे गिराकर वहां नया गोदाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल सुबह आकर गोदाम गिरा देना और उसे अच्छे से लेवल कर देना। ये लो एडवांस। विजय उसे ठीक है कहता है और वो आदमी चला जाता है। दूसरे दिन विजय रोड रोलर लेकर उस गांव में जाता है, लेकिन उस आदमी ने बताया हुआ एड्रेस याद ही नहीं आता। वो एक जगह रोड रोलर को रोक देता है और एक चाय वाले की दुकान में जाकर चाय पीता है। चाय खत्म होने के बाद वो सोचता है कि उस गांव में वो किस काम से आया। वो पूरी तरह से भूल जाता है और चाय की दुकान के सामने वाले बस स्टैंड से बस पकड़कर वापस गांव चला आता है। इधर जिस जगह पर विजय ने रोड रोलर को खड़ा किया था, उसके सामने एक दुकान रहता है।
वो थोड़ी देर राह देखता है। जब कोई भी नहीं आता तो आखिरकार वो कुछ लोगों को बुलाकर उनकी मदद से रोड रोलर को धक्का मारकर सामने धकेल देता है। धक्का मारते ही वो रोड रोलर बेकाबू होकर अपने आप चलने लगता है। वो रोड रोलर रास्ते पर आकर स्पीड पकड़ता है। लोग भी उसे देखकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चलते चलते रोड रोलर ट्रेन की पटरी पे चलने लगता है। तभी उसके सामने एक ट्रेन आती है। लोग देखकर चिल्लाने लगते हैं। रेलवे क्रॉसिंग वाला गेटकीपर लीवर खींचकर ट्रैक का रास्ता बदल देता है और रोड रोलर दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। आखिर में रोड रोलर रेलवे ट्रैक से उतरकर फिर से रास्ते पर दौड़ने लगता है और एक पुराने बंगलो से जाकर टकराता है। रोड रोलर टकराते ही वो बंगलो गिर जाता है। उसका मालिक आता है और वो बंगलो में क्या क्या बचा ये देखने के लिए जाता है। तभी उसे टूटी हुई दीवारों से ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे गिरते हुए दिखते हैं। वो बहुत खुश होता है और आजू बाजू वालों को पूछने लगता है कि ये रोड रोलर किसका है। मालिक, ये रोड रोलर तो पास के गांव वाले भुलक्कड़ विजू का है। उस बंगलो का मालिक रोड रोलर लेकर विजय के घर जाता है और कहता है, अरे विजय, तुम्हारी वजह से आज मेरी पुरखों की जायदाद मिली है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो 10,000 रुपए तुम्हारा इनाम। तुम्हारा रोड रोलर बाहर रख दिया है। रुपए देखकर विजय और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। विजय सोचता है, कमाल है, मैंने रोड रोलर चलाया भी नहीं और मुझे काम के पैसे मिल गए। ये तो कमाल हो गया।